नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना का एक युवक नौकरी के नाम पर म्यांमार भेज दिया गया था, जहां साइबर अपराधियों ने उसे बंधक बना लिया। परिवार से फिरौती मांगी गई, लेकिन वो बाद में भारतीय एजेंसियों की मदद से सुरक्षित घर लौट आया। इस घटना ने युवाओं को विदेशी नौकरी के ऑफर्स के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया है। लखनऊ में एनबीटी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के विकास पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों और नेताओं ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और बताया कि उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए। इस कार्यक्रम में महिलाओं और पिछड़े वर्गों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। जमुई में पुलिस ने छापेमारी करके 411 किलो गांजा, 70 लाख रुपए नकद और हथियार बरामद किए हैं। इस दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह बिहार के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी सक्रिय था और ये कार्रवाई नशा माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की संभावना के चलते प्रशासन ने राहत दलों को तैयार रखा है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी किनारे न जाएं और बच्चों को सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से पहले हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार विवाद और सीमा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ इसे भारत चीन रिश्तों में एक नया मोड़ मान रहे हैं। पटना नगर निगम ने 1 सितंबर से अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। निगम ने कहा कि शहर की मुख्य सड़कों पर बने अवैध निर्माणों और दुकानों को हटाया जाएगा। इस कदम को यातायात व्यवस्था सुधारने और शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी माना गया है। गोरखपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि अगले साल तक यात्रियों को नई टर्मिनल सुविधा मिलेगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा तक हवाई संपर्क आसान होगा। एयरपोर्ट पर आधुनिक सुरक्षा और डिजिटल चेक इन की भी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और जनधन योजना को इसके प्रमुख कारक बताया। आरबीआई का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में निवेश और रोजगार सृजन से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। पटना के एक निजी स्कूल में एक हादसा हुआ, जहां शौचालय का दरवाजा बंद होने से गैस लीक हुई और एक छात्रा की झुलसकर मौत हो गई। इस घटना से परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में थारू जनजाति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 371 स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाए हैं। प्रत्येक समूह को ऋण और वित्तीय सहयोग दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आदिवासी समाज की आजीविका मजबूत करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अहमदाबाद ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए औपचारिक बोली पेश की है। भारत इसे 2036 के ओलंपिक आयोजन की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है। खेल मंत्रालय ने कहा कि इससे देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहचान मिलेगी और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों के लिए ये साल राहत भरा रहा, क्योंकि उत्पादन अच्छा हुआ और उन्हें दाम भी संतोषजनक मिले। किसानों का कहना है कि इस बार निर्यात बढ़ने से उनकी आमदनी दोगुनी हो। सरकार ने कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग हाउस उपलब्ध कराकर किसानों की मदद की है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती में हो रही देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि लंबे समय से परीक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं और चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता लाई जाए। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई ई-बसें लाने की योजना बनाई है। परिवहन मंत्री ने बताया कि जल्द ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। इससे प्रदूषण घटेगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में आधी बसें इलेक्ट्रिक हो जाएं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है। अब यहां हृदय और कैंसर के रोगियों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों से संभव होगा। इससे मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये कदम ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है। कानपुर की 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां घंटों तक आग बुझाने में लगी रहीं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुंबई स्टॉक मार्केट में आज सेंसेक्स 500 अंक चढ़ गया, जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली। आईटी और बैंकिंग शेयरों में खासी तेजी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेश में बढ़ोतरी और आरबीआई के सकारात्मक संकेतों से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। निफ्टी भी 200 अंक ऊपर बंद हुआ। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं और नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई गांवों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग ने कहा है कि अगर बारिश जारी रही तो खतरा और बढ़ सकता है।